तो चैप्टर पोलर प्लॉट का ये लेक्चर 6 रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर, ये मैंने लेक्चर इसका बना रखा है। अब ये फिर से मैं इसका रिवाइज करा रहा हूँ। दैट इज़ रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर का मतलब क्या होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी दैट इज़ पोलर प्लॉट में हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जितना पढ़े थे कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी का बात किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसका स्टेबिलिटी का बात करते हैं। तो इससे पहले जितना भी पढ़े थे सब में एग्जैक्ट स्टेबिलिटी का डेफिनेशन लिखा होता है। जैसे तुम्हारा राउथ हर्विच देखोगे तो उसमें क्या था, पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट राउथ टेबल बनाते थे, और फर्स्ट रो में अगर साइन चेंज हुआ तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में पोल है, ठीक है। अगर तुम्हारा आरओजी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, तुम एग्जैक्ट पोल्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से रूट लोकस भी पढ़ी थी, वहाँ पे भी एग्जैक्ट स्टेबिलिटी था। लेकिन ये जो चीज़ है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेबिलिटी किसी चीज़ से पता नहीं चलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आता है रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ कुछ बिहेवियर को स्टडी करके एनालाइज करके एक पैटर्न बनाते हैं कि ठीक है ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब स्टेबल है, ठीक है। एग्जैक्ट स्टेबिलिटी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए स्टेबिलिटी का कंडीशन अलग, कुछ कुछ के लिए अलग, ऐसा सीन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टर्म होता है, दैट इज़ फेज, क्रॉसओवर, फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन। इन चारों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। डिफाइन तो नहीं कर पाएंगे फ्रीक्वेंसी पोलर प्लॉट में, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे फेज क्रॉसओवर क्या होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा पोलर प्लॉट का एंगल -180 डिग्री। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पोलर प्लॉट अगर -180 डिग्री को टच कर रहा है तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको बोल देंगे ओमेगा पीसी, ठीक है। निकालने का तरीका क्या हुआ, इमेजनरी जीरो कर तो निकल जाएगा। फिर ये जो डिस्टेंस होता है ये तुम्हारा गेन मार्जिन, रेसिप्रोकल ऑफ गेन मार्जिन होता है, ठीक है। दैट इज़ रियल एक्सिस का जो वैल्यू होता है, ठीक है। उसी तरह से फेज मार्जिन, एक चीज़ ओमेगा जी सी, दैट इज़ गेन क्रॉस ओवर क्या होता है, इसमें तुम्हारा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को 1 से बस इक्वेट करना होता है, ठीक है। ये तुम्हारा गेन क्रॉस ओवर हो गया, ठीक है। गेन मार्जिन का फॉर्मूला ये होता है, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है याद रखने का, दैट इज़ गेन, फार्मूला में गेन मार्जिन है तो इसका फार्मूला में पीसी होगा, गेन का उल्टा, मतलब गेन क्या होता है मैग्नीट्यूड, और उसके अपोजिट में एंगल होगा, ठीक है। और अगर फेज मार्जिन का फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है तुम्हारा फेज मार्जिन, मतलब फेज मतलब क्या होता है एंगल, तो इसमें यहाँ पे जीसी यूज़ होता है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, लेक्चर नंबर 13 इस कॉपी में नहीं है, लेक्चर नंबर 13 मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। तो अब बेसिकली करेंगे क्या कि 3 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं और ये हम एनालाइज करेंगे बिहेवियर के थ्रू, दैट इज़ तुम्हारा वही 4 पैरामीटर निकालेंगे, ओमेगा जेसी, ओमेगा पीसी और गेन और फेज मार्जिन, और उसके ऊपर स्टडी करेंगे कैसे हमारा स्टेबिलिटी आता है, ठीक है। तो ये देखो ये हमने डिराइव कर रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किए क्या हम सब है। तो इसमें क्या किया हम लोग, एक OLTF लिए, ठीक है। 3 OLTF लिए हैं, तीनों में सिमिलैरिटी क्या है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को चेंज किया है। न्यूमरेटर क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। तो गेन अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है। अब ये जो चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले बना रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका तुम्हारा मैग्नीट्यूड, एंगल, पोलर प्लॉट सब हमने कर रखा है, ठीक है। तो बस वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि उस वैल्यू से हम लोग रेफरेंस ले सकें, ठीक है। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का तुम्हारा GHS ऐसे लिखोगे, GH जे ओमेगा आराम से लिख दोगे, ठीक है। फिर उसका तुम ओमेगा PC फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और ओमेगा PC जो आएगा उसी का इन्वर्स कर दोगे तो GM मिल जाएगा, गेन मार्जिन, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गया, ठीक है। अब वैसे ही हम सारे का निकाल लिए, दैट इज़ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 का भी निकाल लिए, ठीक है। तो ओमेगा PC हमें मिल गया और गेन मार्जिन हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या कर रहे हैं, GC फाइंड करना है, दैट इज़ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 करना होता है। तो अब देखो मैग्नीट्यूड निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ एक ट्रिक बस ये है कि ये वाला पार्ट, दैट इज़ यहाँ पावर 4 आ जाता है, तो x मान लो स्क्वायर को, ठीक है। तो इससे तुम्हारा रूट्स मिल गया। इमेजनरी तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा तुम्हारा एक फ्रीक्वेंसी होता है जो एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये इमेजनरी या निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका एक ही वैल्यू आएगा ये, इसका मतलब ओमेगा जीसी ये आ गया। अब ओमेगा जीसी आ गया तो फेज मार्जिन निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा
निकल गया। सिमिलरली क्या करोगे, स्टेप यही है, उसी स्टेप से ओमेगा जी सी क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और फेज मार्जिन भी कैलकुलेट कर देंगे। अब उसको क्या करो, टैबुलर फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यूज़ लिख लो। स्टेबिलिटी वाला जो चीज़ है ये आगे का लेक्चर से वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे लिखेंगे कैसे स्टेबल होगा कैसे अनस्टेबल होगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये पीसी ये सब वैल्यूज़ आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या किए हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा राउथ दैट इज़ रूट लोकस और राउथ टेबल के राउथ हर्विज क्राइटेरिया के थ्रू हम लोग इसका स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा क्या है, OLTF का पोल। देखो राउथ टेबल और राउथ रूट लोकस जो है वो तुम्हारा CLTF पे बेस्ड होता है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये OLTF पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये तुम्हारा OLTF दैट इज़ OLTF का पोल है। तो ये बस ये बताने के लिए कि OLTF का पोल स्टेबिलिटी थोड़ी ना डिफाइन करता है, ठीक है। तो OLTF का कुछ भी पोल हो फर्क नहीं पड़ता है, स्टेबिलिटी इससे निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए अब हम लोग CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का राउथ टेबल बनाए और राउथ टेबल से स्टेबिलिटी हम लोग फाइंड किए, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि ये वाला जो टेबल मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये तुम्हारा स्टेबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 का स्टेबिलिटी चेक किए तो अगेन तुम्हारा डिनोमिनेटर तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या आ गया, ROG क्या सिग्निफाई करता है, दैट इज सिमेट्रिक रूट्स अबाउट ऑरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ, और दूसरी बात क्या, अगर ROG आ गया है तो तुम उसका पोल से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही उसी के थ्रू हम लोग पोल्स वगैरह सब निकाल लिए। और देखो प्लस माइनस दैट इज़ इमेजनरी एक्सिस पे, मतलब ये मार्जिनली स्टेबल है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 का भी स्टेबिलिटी चेक किए तो हमें क्या पता चला, ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब हम लोग क्या कंक्लूजन किए कि ये वाला क्वेश्चन 1 स्टेबल है, ये मार्जिनल और ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम रिलेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दैट इज़ ये टेबल में आ जाओ। तो इस टेबल में हमने ये चीज़ कहाँ से पता करा, हमने राउथ टेबल के हेल्प से हमने स्टेबिलिटी पता कर लिया। अब रिलेशन देखो, तो रिलेशन क्या आता है, तो यहाँ पे 2 रिलेशन हमें मिलता है। एक तुम्हारा गेन और फेज मार्जिन, ये दोनों में एक रिलेशन होता है और ये दोनों रिलेशन देके तुम स्टेबिलिटी बता सकते हो। क्या, दैट इज़ जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों जीरो होगा, जीरो ये डीबी में और ये 0 डिग्री में, तब तुम्हारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये याद कर लो कि GM और PM का वैल्यू सेम आ गया। GM नोट करना डीबी में, ठीक है, और ये डिग्री में, ये रेडियन में नहीं डिग्री में, ठीक है। तो वो मार्जिनल स्टेबल होगा। जब 0 से बड़ा आएगा दोनों वैल्यू तब सिस्टम स्टेबल होगा, और जब 0 से छोटा आएगा दोनों वैल्यू तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। नोट करना कि डीबी में हम लोग सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नॉर्मल नंबर नहीं, ठीक है। गेन मार्जिन तुम्हारा डीबी में दोनों 0 है तो मार्जिनल स्टेबल, 0 से बड़ा है तो स्टेबल, और 0 से छोटा है तो अनस्टेबल, ठीक है। एक और रिलेशन होता है PC और GC में, ठीक है। क्या रिलेशन होता है कि अगर दोनों सेम हो गया, ओमेगा PC ओमेगा GC सेम हो गया तो मार्जिनल स्टेबल होता है, ठीक है। ओमेगा GC अगर ओमेगा PC से छोटा हो गया, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो जब ये छोटा हो जाएगा तब भी सिस्टम स्टेबल होगा, और जब ओमेगा GC बड़ा हो जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे कि ओमेगा PC सब में सेम है, क्यों, क्योंकि ओमेगा PC होता क्या है, ओमेगा PC तुम्हारा क्या होता है, फेज मतलब एंगल, मतलब व्हेन एंगल ऑफ OLTF इज इक्वल टू -180 डिग्री, ठीक ना। तो एंगल तो भाई हमेशा सेम ही रहेगा ना, मतलब इसमें क्या किए, क्वेश्चन में सब में डिनोमिनेटर सेम था, बस हम गेन चेंज कर रहे हैं। तो एंगल तो सिर्फ डिनोमिनेटर से फ़र्क पड़ता है ना, एंगल में तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स चाहिए, न्यूमरेटर से तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है। इसलिए ओमेगा PC न्यूमरेटर पे तो डिपेंडेंट है नहीं, मतलब ओमेगा PC गेन पे डिपेंडेंट है ही नहीं। इसीलिए अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा OLTF का तो ओमेगा PC तुम्हारा सेम ही आने वाला है, ठीक है। और ओमेगा GC क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड में तो ये के इम्पोर्टेंस होता है, इसीलिए ये तुम्हारा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो 2 रिलेशन से हम क्या किए, स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी पता कर लिया, ठीक है। अब देखो अगेन ये तुम्हारा कंडीशनल है, ठीक ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे कोई अलग ऑर्डर का, यहाँ अलग रूट टाइप और ऑर्डर का, तो ऐसा जब क्वेश्चन हो जाएगा ना तब तुम्हारा ये स्टेबिलिटी वाला पैरामीटर वैलिड नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। रिलेटिव मतलब किसी एक के टर्म में, समझे, किसी एक के रेफरेंस में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग
ये सारा पोलर प्लॉट है ना, इसमें ये सब वैल्यू जो है ग्राफ में बना के स्टडी किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक और कंक्लूजन क्या मिलता है, दैट इज़ ये वाला रिलेशन। इसमें सर ने क्या बताया, इसमें सर ने क्या बताया कि अगर गेन मार्जिन से हम लोग OLTF को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल स्टेबल में ही गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का वैल्यू सेम होता है। नहीं, ये नहीं बताया इसमें। ये क्या चीज़ है, ये बता रहा है कि अगर गेन मार्जिन हम किसी भी OLTF में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तुम्हारा मार्जिनल स्टेबल OLTF उसको बना देगा। अच्छा सॉरी, मार्जिनल स्टेबल CLTF। देखो स्टेबिलिटी जो होता है ना वो CLTF का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो वैल्यूज़ है ये OLTF का है, लेकिन हम लोग ये जो बोल रहे हैं ये CLTF का स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, ठीक ना। ये OLTF का स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि फेज मार्जिन से भी वही चीज़ है कि फेज मार्जिन में भी ऐसे ही करके तुम ये कर सकते हो, ठीक है। गेन मार्जिन GM में मल्टीप्लाई रिलेशन है, स्टेबल एंड मार्जिनल फेज मार्जिन में डिले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गेन मार्जिन है, गेन मार्जिन अगर तुम OLTF में मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टेबल से मार्जिनल स्टेबल बदल जाएगा, जबकि वही चीज़ करने के लिए फेज मार्जिन में तुम्हें डिले देना होगा, एंगल में डिले देना होगा, ठीक है। डिले मतलब जो तुम्हारा फेज मार्जिन है ना, जैसे देखो क्वेश्चन 1 में फेज मार्जिन क्या था, क्वेश्चन 1 में फेज मार्जिन 53 है, तो 53 डिग्री का डिले दे दो इस OLTF को, क्वेश्चन 1 को, तो ये तुम्हारा स्टेबल से मार्जिनल स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। यही कंक्लूजन था। अब कैसे था तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आता है लेक्चर 14। ये क्या है, तो ये एक फॉर्मूला है, दैट इज़ गेन मार्जिन इज इक्वल टू K मार्जिनल अपॉन K डिजायर्ड, ठीक है। इस पर MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब K मार्जिनल क्या है, तो भाई इमेजनरी एक्सिस पे जब ये तुम्हारा रूट लोकस वाला पार्ट है कि इमेजनरी एक्सिस पे जब रूट लोकस टच करता था उस समय K का वैल्यू क्या होता था, उसी को K मार्जिनल बोलते हैं। और K डिजायर्ड क्या है, तो ये पोलर प्लॉट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। न्यूमरेटर में जो गेन होता है उसी को हम लोग K डिजायर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, जैसे ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें K डिजायर्ड क्या होगा 6, ठीक है। और K मार्जिनल क्या होगा, तो K मार्जिनल के लिए तुम्हें CLTF में जाना होगा, ठीक है। दैट इज CLTF का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट करोगे, तब तुमको मतलब 0 से इक्वेट करोगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब वो जो भी था, तो उससे तुम्हारा K मार्जिनल निकल जाएगा। और ये दोनों को जब ऐसे पुट करोगे तो गेन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। ये MCQ में आता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, तो देखो फ्रीक्वेंसी प्लेन में जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो मैग्नीट्यूड 1 को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी प्लेन में मैग्नीट्यूड हम लोग कहाँ एक्सप्रेस करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ऑरिजिन से दूरी, कौन एंगलों में फ़र्क नहीं पड़ता, ऑरिजिन से दूरी को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ऑरिजिन से वन डिस्टेंस करने का मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी, ठीक है। तो अगर तुम ऑरिजिन से एक डिस्टेंस नापोगे तो उसको नापोगे तो एक रास्ता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तुमको एक एक्सिस पे तो लेना नहीं जो तुम बोल रहे हो कि हाँ यही 1 है, समझे। ऑरिजिन से दूरी नापना है, तो देखो ये सर्किल अगर बना दोगे तो सर्किल का सारा बिंदु ऑरिजिन से 1 डिस्टेंस पे ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 चारों एक्सिस पे। और सर्किल बना दोगे तो इसी को बोल दोगे क्रिटिकल सर्किल, ठीक है। तो अब बात क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट लोकस, सॉरी क्या बोल रहा है, पोलर प्लॉट इस सर्किल को जहाँ पे टच करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ओमेगा GC क्या होता है, ओमेगा GC हम लोग पढ़े थे कि जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको हम लोग उस फ्रिक्वेंसी को ओमेगा GC बोलते हैं, ठीक है। तब जो सर्किल ड्रॉ किए हैं इसमें इस सर्किल का हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसका मतलब पोलर प्लॉट जहाँ भी इसको टच करेगा वो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, ओमेगा GC फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए देखो पोलर प्लॉट यहाँ पे टच किया तो ये तुम्हारा ओमेगा GC हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये तुम्हारा अलग अलग, ठीक है। ये एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट का ओमेगा GC से कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट का अलग चीज़ है। क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग स्टेबिलिटी का पता लगाते हैं, कैसे, अभी याद आया। देखो अगर तुम्हारा पोलर प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट से अंदर है तो ये स्टेबल होगा। अगर तुम्हारा पोलर प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मार्जिनल स्टेबल।
और अगर तुम्हारा पोलर प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट से दूरी पे है तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल, ठीक है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हम रियल एक्सिस, निगेटिव रियल एक्सिस वाला ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक ना। देखो निगेटिव रियल एक्सिस का क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है, इससे अंदर है पोलर प्लॉट, तो ये तुम्हारा स्टेबल है, ठीक है। और यहाँ का जो, अच्छा एक और बात, ओमेगा पी सी क्या होता था कि जब पोलर प्लॉट का एंगल -180 डिग्री के बराबर हो, मतलब ये जो पोलर प्लॉट है जब नेगेटिव रियल एक्सिस को जहाँ टच करता है वहीं पे इसका एंगल -180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओमेगा पी सी पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और ये तुम्हारा इन्वर्स ऑफ गेन मार्जिन या फिर रेसिप्रोकल ऑफ गेन मार्जिन, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग स्टेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन एक और बात, ये स्टेबिलिटी तुम तभी बता पाओगे जब तुम्हारा पोलर प्लॉट -180 डिग्री को टच करके क्रॉस कर रहा होगा। मान लो कोई पोलर प्लॉट यहीं पे जाके एंड हो गया, तब ये क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग स्टेबिलिटी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये तुम्हारा वही रिलेटिव कॉन्सेप्ट ही हो गया कि डेफिनेट नहीं है, कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफिकल कैलकुलेशन ऑफ फेज मार्जिन। हाँ तो इसमें क्या है, तो देखो फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी एच जे ओमेगा जी सी। मतलब ओमेगा जी सी का कॉन्सेप्ट आया। ओमेगा जी सी क्या होता है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, जब मैग्नीट्यूड 1 होता है तो उसको ओमेगा जी सी बोल देते हैं। और ओमेगा जी सी मैंने क्या बताया कि पोलर प्लॉट अगर क्रिटिकल पॉइंट को टच करता है तो वही पॉइंट तुम्हारा ओमेगा जी सी हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या होगा सिस्टम का, सॉरी इस पॉइंट पे एंगल क्या होगा सिस्टम का, वही तो तुम्हारी ये कंप्लीट चीज़ है। तो ये कैसे निकालोगे, तो भाई तुम्हारा OLTF जो रहेगा वहाँ पे ओमेगा जी सी पुट कर दो तो ये निकल जाएगा। और ग्राफिकल कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपल है, ये तुम्हारा ओमेगा जी सी हो गया इस क्वेश्चन के लिए, तो तुम ऑरिजिन से ये लाइन कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, ये जो फेज मार्जिन है ये वाला एंगल होता है, समझ गए ना। कोऑर्डिनेट में एंगल हम लोग कहाँ से लेते हैं, 0 डिग्री से। अगर 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। अगर तुम 0 डिग्री से क्लॉकवाइज एंगल ले रहे हो तो उसको निगेटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव सॉरी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में जो साइन है वो यहाँ पे भी कंसिडर होगा, लेकिन फेज मार्जिन का एंगल हमेशा निगेटिव रियल एक्सिस से कैलकुलेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा स्टेबल एक्सिस होता है, ठीक है। यही तो स्टेबिलिटी बताता है, ठीक ना। तो ये याद रखना। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 1 का ही ग्राफ है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसका तो हम लोग निकाल चुके थे, दैट इज़ 53.84 आया था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 53.84, समझे ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करना होगा, ये जो फेज मार्जिन का वैल्यू आया था क्वेश्चन 1 में, ये कैसे कैलकुलेट हुआ समझे ना। ये देखो प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और कहाँ से कैलकुलेट होगा, तो -180 डिग्री से, -180 डिग्री वाला जो एक्सिस है उससे प्लस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 53.4 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और बात आता है, दैट इज़ ये वाला एंगल क्या होता है, तो ये वाला एंगल तुमको ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से मेज़र करना होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा 0 डिग्री है, ये तुम्हारा ओमेगा जी सी है, और यहाँ से जब तुम मेज़र करोगे तो ये इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ जी एच जे ओमेगा जी सी, ठीक ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस आया है। ये भी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ये अनस्टेबल का अगर देखोगे तो अनस्टेबल तुम्हारा यहाँ पे टच करता है, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ है, इससे पहले गलत हो गया था, ये ग्राफ ऐसे जाता है और यहाँ पे टच करता है, ठीक है। तो फेज मार्जिन क्या होगा, तो निगेटिव रियल एक्सिस से ये वाला एंगल। अब देखो ये जो चीज़ है ये शायद क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब फेज मार्जिन इसमें तुम्हारा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो जो निगेटिव आया भी है, ठीक है। सॉरी ये तो तुम्हारा ये वाला एंगल है, फेज मार्जिन तुम्हारा ये है -12.93, ठीक है। और तुम्हारा ये वाला अगर तुम मेज़र करोगे तो ये तुम्हारा 0 डिग्री एक्सिस से मेज़र होता है, ठीक ना। और क्लॉकवाइज मेज़र होगा तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे माइनस में ये आएगा, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि फेज मार्जिन हमेशा -180 डिग्री एक्सिस से ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।